होकर मुकाबले पर अपनी नजर टिकाए सफेद कपड़े वाले अधेड़ उम्र के एक आदमी ने अपने पास खड़े लड़के से कहा, न जाने क्यों मुझे ये शक्तियां जानी पहचानी सी लग रही है। अपने आचार्य की बात सुनकर बगल में खड़े काले कपड़े पहने लड़के ने कहा, लेकिन आचार्य वो तो बस एक अजय स्तर का योद्धा है और आप मूल रैंक के तीसरे पड़ाव में हैं। ये सुनते ही उस सफेद कपड़े वाले आदमी ने कहा, हाँ मैं मानता हूं कि उसकी शक्तियां उस जानवर से मिलकर म्यूटेशन के कारण बढ़ गई हैं, पर ये उसकी असली शक्तियां नहीं है। इस पर काले कपड़े पहने लड़के ने हैरानी के साथ अपने आचार्य की ओर देखते हुए कहा। आचार्य की बात की गहराई न समझ पाने के कारण उस लड़के ने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाया। उसके आचार्य ने आगे कहा, वैसे भी मैं तब तक किसी मुकाबले में शामिल नहीं होता जब तक मुझे कोई शामिल होने के लिए ना कहे, और हम तो यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं। चलो, हमें साम्राज्य में होने वाले मुकाबले की तैयारी भी करनी है। और ऐसा कहते ही दोनों परछाई में बदलकर इमारत से गायब हुए। वहीं दूसरी ओर गुफा के बाहर की हर बात से अनजान विद्युत गुफा के अंदर अपने लाल होते शरीर में दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने हाथ में पकड़ी बोतल के अंदर चमकते हुए जेली जैसे मोती को देख रहा था। दर्द के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ देर पहले वहां मौजूद लावा का कोहरा जो एक बर्फ की तरह बिखरा हुआ था, वो कोहरा विद्युत के शरीर में लगातार उसके ऊर्जा बिंदुओं के माध्यम से जा रहा था। विद्युत इस समय अपने सातों चक्रों को जागृत कर चुका था। उसके शरीर में शक्तियां बाढ़ की तरह बह रही थी। तभी विद्युत ने मन ही मन में कहा, मेरी शक्तियां 8वें चक्र को जागृत करने के पड़ाव पर हैं। अब चाहे कितना भी दर्द हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहने के साथ विद्युत ने बोतल में रखे उस जेली की तरह दिखते मोती को अपने मुंह में डाल दिया। कोहरे की शक्तियों ने विद्युत के शरीर की नाड़ियों को पहले ही मजबूत कर दिया था, जिस कारण जैसे ही वो मोती शरीर के अंदर गया, ज्वालामुखी के धमाके की तरह फट गया। विद्युत के शरीर में शक्तियों का लावा फूट गया और उन शक्तियों ने उसके चक्र पर हमला कर दिया। ऐसा होते ही उसके शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी और वो जमीन पर हाथ पटकने लगा। उसके हाथ पैर की खाल और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, जैसे उसके शरीर के अंदर कोई आग जल रही हो। विद्युत महसूस कर रहा था कि उस जेली के अंदर मौजूद शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि वो उसकी नाड़ियों को जख्मी कर रही थी। अगर उसकी शक्ति की नाड़ियां जाम हो जाती तो यकीनन उन शक्तियों के दबाव से विद्युत का शरीर फट जाता। विद्युत के मन में यह ख्याल आते ही उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी और इसी डर से उसने अपनी शक्तियों को बहाना जारी रखा। हालांकि इस काम में उसकी बहुत सी ऊर्जा खत्म हो रही थी। आज इन गुफाओं में फंस गया हूं और इन्हीं शक्तियों की कमी की वजह से मेरे आचार्य को अकेले ही ताकतवर लोगों से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये ख्याल आते ही विद्युत एकदम से बौखला गया और उसने तेज आवाज में कहा, मैं इतनी जल्दी हारने वाला नहीं हूं। आचार्य, मेरा इंतजार करना। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे के भाव भयानक हो गए और वो अपने शरीर में मौजूद सारी शक्तियां उन बेकाबू होती हुई शक्तियों में लगाने लगा। उसका चेहरा शक्तियों की कमी से पीला पड़ने लगा और उसके माथे पर परेशानी की लकीरें नजर आने लगी। विद्युत उस असहनीय तकलीफ को सहन कर ही रहा था कि तभी अचानक उसके गले का लौकिक चमकने लगा और धरामूल शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, जिससे विद्युत को बहुत अधिक जलन होने लगी। उसका शरीर जो कि शक्तियों की कमी से पीला पड़ गया था, अब बुरी तरह से कांपने लगा। उसके शरीर में दरारें पड़ने लगी और दरारों के साथ उनसे एक गहरे भूरे रंग की रोशनी नजर आने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि ये गहरे भूरे रंग की शक्तियां उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि वो जहां जहां से गुजर रही थी उसके शरीर की नाड़ियां खुद ब खुद ठीक हो रही थी। ऐसा होते ही विद्युत को याद आया कि धरामूल शक्ति जख्मों को भर सकती है और इस वक्त विद्युत अपने अंदर हो रहे बदलावों को महसूस कर सकता था। वो शक्तियां विद्युत के शरीर की नाड़ियों को ठीक करने के साथ ही उसके शरीर में मौजूद लावा के कोहरे की गर्म और बेकाबू शक्तियों को भी घेरने लगी। जैसे जैसे वो शक्तियां विद्युत के शरीर में मौजूद बेकाबू शक्तियों को घेर रही थी, वैसे वैसे विद्युत के शरीर में हो रहा दर्द कम होता जा रहा था। अब तक ये बेकाबू शक्तियां विद्युत के पहले चक्र तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसके शरीर में मौजूद लावा के कोहरे से बनी शक्तियां फिर से बेकाबू होने लगी। असल में लावा के कोहरे से बनी शक्तियां जंगली थी और उन्हें किसी का खुद को काबू करना पसंद नहीं था। इसलिए जैसे ही धरामूल शक्तियों ने उसको काबू करने के लिए उस पर हमला किया, वो शक्तियां उसका विरोध करने लगी।
दोनों शक्तियों के बार बार टकराने से विद्युत की नाड़ियों में भयानक दर्द होने लगा और उसके शरीर पर लाल रंग की नसें चमकने लगी, जिनसे रंग बिरंगी रोशनी नजर आने लगी। एक ओर जहां विद्युत के शरीर में मौजूद शक्तियां आपस में टकरा रही थी, वहीं दूसरी ओर गुफा के बाहर शक्तियों के टकराने से हुए धमाके से महेश और आचार्य थामा दोनों को झटका लगा और आचार्य थामा के मुंह से थोड़ा सा खून निकल आया। वहीं दूसरी ओर महेश ताकतवर होने के बावजूद काफी दूर तक पीछे चला गया। लेकिन आचार्य की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तभी आकाश में उड़ते जयराज ने तेज आवाज में कहा, बुढ़े, मैंने पहले ही कहा था कि तू हम सब की मिली जुली शक्तियों को नहीं हरा पाएगा। अब देखता हूं कि तू इस दिव्य नाग को कैसे बचाएगा। और तभी जयराज ने तेज आवाज में कहा, आसमानी उल्का पिंडों का हमला। जैसे ही जयराज ने यह कहा, उसके शरीर से निकलती शक्तियां, जो किसी मूल रैंक के चौथे पड़ाव के योद्धा जितनी थी, आकाश में दरारें डालने लगी, जिस वजह से आकाश के बीचों बीच दरार नजर आने लगी। जैसे जैसे वो दरार बढ़ रही थी, उसमें से सैकड़ों टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आने लगी। उन रोशनियों को देख तीनों लीडरों ने चौंकते हुए कहा, ये तो नील आसमानी दल का महाशक्ति हमला है, जो पूरा दल मिलकर करता है। यकीन नहीं होता कि इस जयराज ने आज तक हमसे इसे छुपाकर रखा था। इस हमले की शक्ति देखकर लगता है कि तीसरे पड़ाव में होने के बावजूद कोई भी मूल रैंक का योद्धा इससे बुरी तरह से जख्मी हो जाएगा। ऐसा कहते हुए नील जल दल के लीडर ने पीछे हटना शुरू कर दिया। तभी उसके पास खड़े ज्वाला दल के लीडर ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए कहा, जयराज, सच में यकीन नहीं होता कि तुमने इस हमले को